मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये शब्द आप बार बार सुनते हैं, तकरीबन हर 5 साल बाद ये शब्द आप सुनते हैं। हर नेता जिसको आप ईमानदारी से वोट दे करके मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो ऐसे शब्द, ऐसी शपथ लेता है। शपथ ये कि शुद्ध अंतःकरण से सेवा करूंगा, शुद्ध अंतःकरण से कार्य करूंगा, भय या पक्षपात के बिना, राग या द्वेष के बिना देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। लेकिन आखिर इस शुद्ध अंतःकरण से प्रतिज्ञा लेने के बाद नेताओं के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। यूके SSS घोटाले ने न जाने कितने अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कारण जानना चाहते हैं आप? कारण है शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन न करना। कितने ही परिवार की खुशियां दुख में बदल गई। कारण जानना चाहते हैं? उन नेताओं के द्वारा अनुराग और द्वेष के साथ काम करना। और अभी यूके SSS के घोटाले की बात चल ही रही थी कि अब विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला गर्म हो गया है। क्या मामला गर्म हुआ? उत्तराखंड में एक और भर्ती घोटाला हुआ और यह घोटाला हुआ है उत्तराखंड के मंदिर उत्तराखंड विधानसभा में। अब आप जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। एक आपको खबर आपने सुनी होगी कि विधानसभा में 35 पदों पर 8000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, यानी कि एग्जाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन भर्ती हो गई। भर्ती कैसे? 2021 में विधानसभा में भर्ती हुई 73 लोगों की और अब मामला सामने आया कि उसमें गड़बड़ी हुई है और वो जो भर्ती हुई थी वो बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के हुई थी। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ? तो आप सीरियल देखते हैं ना, यही तो मामला है, कुछ तो गड़बड़ है ना दया। इसी गड़बड़ी को लेकर के बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। अब आप जानने वाली बात यह भी है कि इन भर्तियों में कौन कौन है, आखिर कौन ये 73 लोग हैं जिनकी भर्ती हो गई। तो ये इनको आप सुने और समझें। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री धामी। नहीं, इन लोगों ने की भर्तियां नहीं हुई। इन मंत्री नेताओं के पीआरओ, रिश्तेदार, नजदीकी लोगों के नाम भर्ती में शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपको बताएं तो उन लोग के नाम भी सुनिए। गौरांग गर्ग जो कि रेखा आर्य के पूर्व पीआरओ रह चुके हैं, मीनाक्षी शर्मा जो कि आलोक शर्मा की पत्नी हैं और आलोक शर्मा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ रह चुके हैं, अमित वर्मा जी का हुआ जो वो भी मदन कौशिक के पीआरओ रह चुके, गौरव सिंह जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार के पीआरओ रहे, बाद में सीएम धामी के पीआरओ रहे। मतलब जितने भी पीआरओ थे अब वो सभी लोग विधानसभा में जाकर उनकी नौकरी लगी और विधानसभा में वो उनकी भर्ती हो गई। अब इस पूरे मामले में प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर आरोप लगा। देखिए, जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, तो अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती है किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
जबकि जो भी हमने प्रक्रिया अपनाई है वो प्रक्रिया नियमानुसार है और नियमानुसार हमने भर्तियां की हैं। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ये 72 भर्तियों में इन लोगों के नाम शामिल हैं और 72 भर्तियां बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू के कैसे कर लिया गया, बोले कि विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी पावर है, अपना तौर तरीका है, अपने तरीके से वो लोग जरूरत जैसे विधानसभा में पड़ती है उस तरीके से टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है और हायरिंग कर ली जाती है। तो भाई आखिर ये 8000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दिया था उन लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि जिनका रिजल्ट ही नहीं निकाला गया? और रिजल्ट कैसे नहीं निकला? जब डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, भाई इधर से पैसा निकालो, इधर से आप पैसा डालो, इधर से निकल जाएगा, इधर से व्हाट्सअप करो, इधर चला जाएगा। डिजिटल इंडिया है, बहुत फास्ट सारा काम होता है। जब फास्ट सारा काम होता है तो आखिर एग्जाम देने के बाद इतना टाइम कैसे लग गया? आप कह रहे हैं कि एक जरूरत पड़ जाती है अचानक तो एग्जाम प्रक्रिया बहुत लंबा होता है। सरकार आपकी है या किसी और की? लेट कौन कर रहा है रिजल्ट निकालने में? सरकार के लोग, शासन प्रशासन आपका है, आपको चलाना है। और जब सरकार को चलाना है, सरकार खुद कह रही है कि हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। और ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर यह योग्यता थी कि आपको पीआरओ किसी मंत्री का होना बहुत आवश्यक है? क्या मतलब ये क्लॉज लिखा गया था कि अगर जिसके जो पीआरओ रहेगा, जो मंत्रियों के साथ रहेगा, या राजनीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, या पीआरओ रहना बहुत जरूरी है? अगर आप पीआरओ हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, ऐसी कोई फॉर्म निकला होगा। तो इस तरीके से किस आधार पर आखिर ये व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती है कि सारे मंत्रियों के, जो बीजेपी मंत्री या आरएसएस के जो लोग, जो जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार जो लोग हैं, उनकी एंट्री हो जाती है? ये कौन सा आधार है कि आपको इसमें शामिल होना है? अगर शामिल ही करना था तो कम से कम एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम होता। हो सकता है कि आपने कहा कि हमने सारी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की हो। उन प्रक्रियाओं में ऐसी कौन से तरीके हैं जिसमें सिर्फ मंत्री या बीजेपी आरएसएस से जुड़े रिश्तेदार ही उसके अंदर शामिल हो सकते हैं? तो ये ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये घूमते हुए हैं। जबकि विधानसभा के 4 मृतक आश्रितों को अभी तक भर्ती नहीं मिली, अभी तक उनकी कोई भर्ती नहीं हुई। जब मृतक आश्रितों का सबसे पहले किया जाता है, किसी भी तरीके से मृतक आश्रित जो है उनकी भर्ती जल्दी हो, उनकी भर्ती पहले हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर जल्दी करना था तो क्या उन लोग का आपने क्यों नहीं किया? ये अपने आप में इतने बड़े सवाल है जो कहीं ना कहीं सरकार को बड़े घेरे में खड़ा करती है। बड़ा घेरा क्यों? क्योंकि अभी तो यूके ट्रिपल एससी का मामला चल ही रहा था कि अचानक उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाला सामने आया। ये वो मामले हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरोप किसने लगाया? आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाने से पहले वो भूल गई, या अपने बारे में उन्होंने नहीं बताया। कौन सी बात? बात वो कि 2016 में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार में भी 158 पदों पर बैकडोर से भर्ती हुई थी। ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हुआ। 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पे इस बार भी हुआ। मतलब साफ है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, ये बैकडोर भर्तियां होती रहेंगी। तो ये जो पढ़ाई करते हैं घर में बैठ करके, स्कूलों में जाते हैं, दिन रात किताबें पढ़ते हैं कि परीक्षा देंगे, नौकरी लगेगी, परिवार का खर्चा चलेगा और परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, ये वो लोग के कौन से तरीका अपना रहे हैं? शायद ये जो बच्चे तैयारियां करते हैं वो शायद गलत तरीका अपना रहे हैं। उनको भी किसी मंत्री या किसी नेता का पीआरओ होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी मंत्री या नेता का पीआरओ बन जाएंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं फिर? क्यों ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि परीक्षा दीजिए? परीक्षाओं के मामले में भी यूके ट्रिपल एससी में पूरा आपने देख लिया कि कौन कौन से लोग हैं, सरकार के कौन कौन से साथी हैं जो इसके पूरे शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष बार बार इस बात को बोल रहे थे कि ये पूरी प्रक्रिया हमने ईमानदारी से की, हमने सही किया, और जब हमने सही की उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर सही की है और मामला उठ गया तो जांच कराने में क्या तकलीफ है? सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे दिन रात सोचते हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारियां करेंगे, परिवार का खर्चा उठाएंगे,
और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता है तो गलती किसकी है? अभ्यर्थियों की। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी गलती है, सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है। ये सरकार सिस्टम इतना स्लो क्यों है? हर सरकार, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि यहां पर यह हो गया, यहां पर यह हो गया, लेकिन कोई भी सरकार इस बात का जिक्र नहीं करती कि हमारे समय में यह गलतियां हो रही हैं। आखिर इन बच्चों की गलती क्या है? जो बच्चे एग्जाम देकर इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकला, इनकी गलती क्या है? इनकी गलती सिर्फ यह है क्योंकि ये उन प्रक्रियाओं में शामिल है जिन प्रक्रियाओं में आम तौर पर आम साधारण बच्चे शामिल होते हैं। अभी तक देश क्या सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों के सहारे चलेगा? मंत्री के जो रिश्तेदार हैं वही सिर्फ नौकरियां पाएंगे? और आप कहते हैं कि देश को नंबर 1 बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो भारत की सोने की चिड़िया इस आधार पर बनेगा कि सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार, जो मैंने सबसे पहले कहा कि भय, पक्षपात के आधार पर अगर आप एंट्री देंगे, उस आधार पर क्या देश सोने की चिड़िया बनेगी? ये अपने आप से सोचने वाला सवाल है। अब आप सोचेंगे कि इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका क्या कहना है? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जब प्रेमचंद्र अग्रवाल थे तो उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा था और देख करके मैंने ये कहा था कि आयोग के जरिए इसकी भर्ती हो। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग के जरिए भर्ती के आदेश दिए थे, तो किनके आदेश पर अचानक ये भर्तियां हो गई? ये अपने आप में सवाल है। आखिर मुख्यमंत्री की भी कोई बात नहीं सुनता क्या? ऐसा भी होता है? और कौन से लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी और किस आधार पर नहीं सुनी? और अगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि आयोग के जरिए इनकी भर्ती की जाए, मतलब वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ हुई थी। यानी गड़बड़ी का अंदाजा उनको था, इसके बावजूद भी उसमें ढील दे दी गई। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भर्तियों में गड़बड़ी कब रुकेगी, कब खत्म होगी? या जितने पत्ते या जितनी कहानियां पलटेंगे, जितने पन्ने पलटेंगे, सब में गड़बड़ियां ही नजर आएंगी? ये शुद्ध अंतःकरण कब समझ में आएगा? या सिर्फ और सिर्फ शब्दों में ही पिरो देने का काम इन नेताओं का है? शब्दों में पिरो देना कि शुद्ध अंतःकरण से बिना पक्षपात का काम करना नेताओं का काम है। यह सिर्फ प्रतिज्ञा करने वाली बात है। प्रतिज्ञा कीजिए और प्रतिज्ञा करने के बाद भूल जाइए। सोचने वाली बात है कि जो बड़े नेताओं की परिक्रमा करेगा या पीआरओ बनेगा, उसी की भर्ती होगी, तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? आखिर पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे? ये अपने आप में वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हर बच्चे का दर्द है। जिन बच्चों ने तैयारी की और तैयारी करने में धांधलियों में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ये नेता संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा क्यों नहीं रखते, सच्ची निष्ठा क्यों नहीं रखते? और भारत की प्रभुता अखंडता आखिर किस आधार पर सुरक्षित रहेगी? सिर्फ और सिर्फ आपको शपथ लेना है। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने वाली बात कब सही नजर आएगी? भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष, ये सब कब सिर्फ शब्दों से हट करके वास्तव में भावनाओं में जाएगी? विधि के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, तो आखिर विधि के अनुसार काम कहां हो रहा है? क्या यह विधि के अनुसार काम है कि जो 8000 बच्चों ने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट नहीं आया, उनको छोड़ दिया और डायरेक्ट एंट्री ले लिया आपने? यह विधि के अनुसार काम है? ये वो सवाल है। ये सवाल सिर्फ पत्रकारिता जगत के पत्रकारों की तरफ से नहीं है। यह सवाल हर उस बच्चे का है जो बच्चा घर में बैठकर स्कूलों में हर जगह किताबें पढ़ता है, तैयारियां करता है, जॉब की तैयारियां करता है। उन बच्चों का दुख दर्द ये वो सवाल है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसे शपथ लेना छोड़ दें
क्योंकि ऐसे शपथ लेने के बाद आपको ऐसे कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और अगर आपने ऐसे कार्य किए तो आपका तुरंत निलंबन होना चाहिए। आपको यथा स्थिति में, जहां भी जैसी स्थिति में है, अगर आपके ऊपर दोषारोपण होता है और आप साबित हो जाते हैं तो तुरंत आपको अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये बातें सिर्फ कोरी नजर आती हैं कि आप प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद शायद अपना शुद्ध अंतःकरण से भी अपना अवलोकन नहीं कर पाते। भर्तियों को लेकर के बहुत सारी बातें होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि आज संविधान, पूरे संविधान के ऊपर सवाल खड़ा हो गया, संवैधानिक प्रक्रियाओं के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कितना परिवार दुखी हो रहा है, लेकिन सरकार और नेता सिर्फ अपने रिश्तेदारों और अपने सिस्टम को चलाने का काम करेंगे। आपके हितों की बात कब करेंगे, ये सोचने वाली बात है। जिस दिन ये विद्यार्थी सड़कों पर उतर गए, उस दिन क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। बहुत सारे विषयों पे हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क।